This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाना न भूलें। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। सरकार ने निर्माण क्षेत्र में आने वाली विदेशी निवेश की शर्तें आसान की। कोलकाता के बाजार का जायजा लेंगे, देखेंगे कौन से क्षेत्र और प्रॉपर्टी है हॉट। चेन्नई में नौकरियों की कमी का बुरा असर पड़ रहा है वहां के प्रॉपर्टी बाजार पर। और बेंगलुरु शहर में मकान लेने के लिए कौन सा इलाका है बेहतर, उत्तर या दक्षिण। भारत सरकार ने निर्माण सेक्टर में आने वाले एफडीआई या सीधे विदेशी निवेश की शर्तें आसान कर दी हैं। पहले विदेशी निवेश 50,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पर ही किया जा सकता था। अब 20,000 वर्ग मीटर या उससे अधिक क्षेत्र में एफडीआई आ सकता है। यही नहीं, अब तक 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से कम रकम निर्माण में निवेश के तौर पर नहीं लगाई जा सकती थी। उसे अब आधा कर दिया गया है, यानी कि 50 लाख डॉलर कर दिया गया है। उम्मीद है कि इस फैसले से रियल एस्टेट उद्योग में फंड की परेशानी कम होगी। इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए रुख करते हैं गुलाम जिया का, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के, और विनीत रेलिया भी हमारे साथ हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सारे होम्स के। आप दोनों का स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शुरुआत गुलाम आपसे करते हैं। आपसे एक ओवरव्यू लेना चाहेंगे। ये जो स्टेप है, आपको लगता है कि वक्त रहते आया है या देर से आया है, और कैसा आपका रिएक्शन क्या है इस स्टेप की तरफ? सबसे पहले तो आपने जो वक्त की बात कही उस पर मैं 2 जुमले कहना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि वक्त तो शायद बहुत पहले उसका आ चुका था। आज से तकरीबन 9-10 साल पहले 2005 में जब ये एफडीआई की शुरुआत की गई थी, तभी शायद वो वक्त सही था, और उसी वक्त बहुत सारे इस तरह के जो स्टेप्स हैं उसी वक्त लिए जाने चाहिए थे। बहरहाल उसे कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत, तो कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। अगर आज भी ये सारे जो चेंजेस हो रहे हैं ये काफ़ी वेलकम चेंजेस हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा कुछ अप्रीहेंशन भी है इसके साथ जुड़ा हुआ। ज़ाहिर सी बात है, जो क्लॉजेज़ जो डिटेल में हम आहिस्ता आहिस्ता आगे समझेंगे तो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन इसके अलावा जो एक मोटी चीज़ है जिसका जो फंडामेंटल आइडिया जो आज हम मान रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग या जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो स्मार्ट सिटीज़ वगैरह, उसको लेते हुए अगर हम इस एफडीआई को एक सीढ़ी मानते हैं उस रुख में जाने के लिए, तो वहाँ मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ काम करना बाकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो क्लॉजेस देख रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में, जो सुविधाएं बताई जा रही हैं, इस चीज़ में अभी भी काफ़ी समय लगेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप डिस्कस कर रहे थे साइज़ ऑफ द अपार्टमेंट और मिनिमम 30% टू बी लेफ्ट असाइड फॉर अफोर्डेबल एंड सो ऑन। ये सारी कंडीशंस एटलीस्ट सिटीज़ लाइक बॉम्बे या गुड़गांव वगैरह में तो शायद उसको काफ़ी समय लगेगा। दूसरे शहरों में शायद आसान हो क्योंकि लैंड अवेलेबिलिटी इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ कंसर्न, लेकिन कम से कम बम्बई और दिल्ली जैसी जगहों पर काफ़ी कुछ और डिटेल में काम किया जाना बाकी है। जी बिल्कुल। विनीत, आपकी भी रिजर्वेशंस और आपके भी जो कुछ मुद्दे जो जिन पे आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो भी शायद इन्हीं शर्तों को लेके रहे हैं। ये
आई थिंक पहली बात तो ये है कि ये 2-3 साल से रेगुलरली हो रहा था कि अब होगा कल होगा, एंड मतलब इट हैज़ नॉट कम एज अ बिग सरप्राइज दैट गवर्नमेंट हैज़ कम नाउ। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमारी कि नई सरकार है, मेजॉरिटी में है, तो वील गेट मोर रिफॉर्म्स। बट इससे एक जो अगर प्रैक्टिकल तरीके से देखें, इससे काफ़ी फ़र्क ये पड़ेगा कि कई जो फॉरेन एफडीआई आता है वो फंड से आता है, जो कई सारे प्राइवेट इक्विटी फंड्स होते हैं जिनकी टाइम लाइन फिक्स होती है, और जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं तो इंडिया में टाइम लाइन्स एक्सटेंड हो जाती हैं ऑन अकाउंट ऑफ अप्रूवल्स डिले हो गया, कंस्ट्रक्शन डिलेज हो गए। तो उससे एक बहुत बड़ा मुद्दा रिजॉल्व होता है कि अब छोटे प्रोजेक्ट्स भी किए जा सकते हैं जिसमें जो बाहर की कंपनीज निवेश कर रही हैं उनको हम फास्टर टर्न अराउंड टाइम वापस दे सकते हैं। तो ये एक स्टेप है विच विल ऐड, बट मुझे नहीं लगता कि ये अपने आप में इतनी बड़ी एक मूव है जिससे कि निवेश आना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको ये क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई नई पहल है, या ये कोई कह लें कि पुरानी कोई एक प्रपोजल उठाए या पुरानी शराब उठा के नई बोतल में डाल करके सर्व कर दी गई है रियल एस्टेट सेक्टर को? ये ऐसा कोई नया नहीं है, बिकॉज ये सजेशन काफ़ी टाइम से चल रहा है एंड काफ़ी टाइम से हम सुनते आ रहे हैं रेगुलरली इंडस्ट्री फोरम्स में कि ये होने वाला है और इसमें रिलैक्सेशंस आने वाला है। तो ये कोई नया ऐसा मेजर मूव नहीं है। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को कुछ नई पॉलिसी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे अप्रूवल्स के तहत और टैक्सेशन के तहत, विच विल गिव मोर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जी बिल्कुल। गुलाम, अगर हम एफडीआई की बात करें तो अब तक जो आया है उसका 10% रियल एस्टेट के ही अंदर आया, लेकिन आपको क्या लगता है कि रियल एस्टेट की जो प्रॉब्लम है अभी, पैसे की कमी से वो जूझ रहा है, क्या उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं लेकर के आ पाएगा ये अगर विदेशी निवेश आता है तो? जी देखिए, बिल्कुल सुविधाएं तो होंगी। डेवलपर्स को जो फंड क्रंच महसूस हो रहा था उससे थोड़ा बहुत तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो आज भी एफडीआई के रूल से भी कुछ आंसर जिसका नहीं, जो जवाब नहीं दे पाएगा, वो है कंज्यूमर को बाज़ार में किस तरह दोबारा लाया जाए। हम जो फिलवक्त एफडीआई की बात कर रहे हैं वो एक तरफा डिस्कशन है, जो प्रोजेक्ट फंडिंग की बात हो रही है, जो कैपिटल लाया जा रहा है प्रोजेक्ट्स वगैरह कंप्लीट करने के लिए, लेकिन कंज्यूमर की तरफ से, जैसे फॉर एग्जांपल 2005 में जैसे मैंने बताया जो एफडीआई पहली बार शुरू हुआ था, उससे 4 साल पहले जब हमारे हाउसिंग फाइनेंस में जो रिलैक्सेशंस आए थे उसके कारण जो एक बूस्ट इंडस्ट्री को मिला था वो उसके बाद हमने दोबारा नहीं देखा। तो कहने का मकसद ये है कि कंज्यूमर्स और कंजम्पशन को बढ़ावा देने की ज़्यादा आवश्यकता है, जिसके लिए इस तरह के इक़दाम ज़्यादा ज़रूरी हैं, जैसे कि हाउसिंग लोन वगैरह अवेलेबल किया जाए। और वंस अगेन अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उस सेक्टर में शायद ही कोई इस तरह के बैंक होंगे। मैं बिल्कुल जो निचली सतर की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कंज्यूमर के लिए होम लोन्स वगैरह भी अवेलेबल नहीं हैं। तो ज़रूरत ज़्यादा इस बात की है कि कंजम्पशन को बढ़ावा दिया जाए। फिर वक्त हम सिर्फ सप्लाई की ओर ध्यान दे रहे हैं और एफडीआई सिर्फ सप्लाई को बढ़ावा देने में कदम है। मेरा ख्याल है ये समय आ चुका है कि अब कंजम्पशन को भी बढ़ाने के लिए कुछ इक़दाम उठाया जाए। जी, बहुत ही अहम बात आपने यहाँ पे उठाई है विनीत। जिन लोगों को मकान चाहिए, जाहिर तौर पर ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो मकान बाज़ार में हैं उनको। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार की तरफ से ये 30% का जो एक राइडर लगा दिया गया है, वो आपको ये लगता है कि सप्लाई उन लोगों के लिए बढ़ाने के लिए ज़्यादा दिमाग में रख के किया गया है, या आप लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगा दी गई है? देखिए, इसका फाइन प्रिंट अभी स्टडी करना पड़ेगा एग्जैक्टली क्या गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है, बट जो हमें समझ आया अभी तक उसमें एफडीआई की रेगुलेशंस विल नॉट एग्जिस्ट। माने आप छोटा प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बट जो क्लैरिटी ये नहीं हो रही है कि अगर मैं प्रोजेक्ट छोटा करता हूँ या मैं निवेश कम करता हूँ तो मैं 30% अफोर्डेबल कैसे बनाऊंगा उसके अंदर। मतलब एक तरफ से मेरा प्रोजेक्ट भी छोटा हो गया और 30% मेरे को अगर अफोर्डेबल को देना है, तो अफोर्डेबल अपने आप में उसमें द मार्जिन्स आर लिमिटेड। मतलब कई मार्केट्स ऐसी हैं जहाँ पे मार्जिन ही नहीं है बिल्कुल डेवलपर के लिए, लोकल स्टेट गवर्नमेंट के नॉर्म्स ऐसे हैं अफोर्डेबल के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, जैसे जिया जी ने बोला अभी, वो कंज्यूमर के लिए ऑफटेक उसका कैसे होगा वो देखना ज़रूरी है। फाइनली एक निवेश अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई आ रहा है, एफडीआई को रिटर्न्स भी चाहिए उसमें।
FDI is not coming on a social platform to help the supply and do smaller projects to लोगों को गेन के लिए। FDI को निवेश करने में वापस रिटर्न्स चाहिए और प्रॉफिट्स चाहिए। अफोर्डेबल सेगमेंट को आई थिंक गवर्नमेंट को एक डिफरेंट तौर से पूरा एड्रेस करना पड़ेगा, पूरी होलिस्टिक अप्रोच उसमें निकालनी पड़ेगी। कंज्यूमर को फाइनली कंज्यूमर कैसे अफोर्ड करेगा प्रोडक्ट को, और डेवलपर जो डिलीवर करेगा उसका भी मार्जिन प्रोटेक्टेड चाहिए उसमें। जी हाँ गुलाम, ये बात सही है, क्योंकि जो खबरें पढ़ के लग रहा है इधर उधर से जो बात आ रही है, जिस तरह से सरकार जो रुख और रवैया अपना करके बता रही है, उससे तो यही लग रहा है कि सरकार ये कह रही है हमने जो किया है उससे तो अब अफोर्डेबल हाउसिंग बढ़ेगी, लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन विनीत का भी यही कहना है, ऐसा कुछ लगता नहीं है। आप क्या मानते हैं? जी बिल्कुल, मेरा ये सोचना है कि इंस्टेड ऑफ ये कहें कि बहुत जल्दबाजी में अगर हम इस तरह का कोई एक स्टेटमेंट बना बैठे तो शायद सही नहीं होगा। गवर्नमेंट ने धीरे धीरे इस तरह के इक़दाम उठाने शुरू किए हैं और ये एक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। एंड आई एम श्योर कंजम्पशन को इम्प्रूव करने के लिए भी आई एम श्योर इनके पास कुछ पॉलिसी होंगी जो शायद आज नहीं तो कल सामने आएंगी। लेकिन अगर आप आज फिल वक्त की बात कर रहे हैं तो ये हक़ है, जैसा कि विनीत जी ने बताया, कि फिल वक्त कंजम्पशन का और स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग या अफोर्डेबल सेक्शन के कंजम्पशन का बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम 10 लाख के नीचे के अपार्टमेंट्स की बात करते हैं, हाउसिंग ड्वेलिंग की बात करते हैं, तो इन लोगों के लिए शायद फंडिंग के बहुत ही कम ज़राए मैसर हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कंजम्पशन और स्पेशली अफोर्डेबल सेक्शन के कंजम्पशन के लिए बढ़ावा देने के लिए कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स दिए जाएं, कुछ लोकल टैक्सेशन रिलैक्सेशन वगैरह किए जाएं, कुछ ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं कि डेवलपर, इन्वेस्टर और कंज्यूमर हर किसी को इस नई स्कीम से कुछ ना कुछ फ़ायदा उठाने में आसानी हो। विनीत, अगर हम दिल्ली मुंबई जैसे जिया कह रहे थे कि उनमें ज़्यादा असर पड़ता नहीं दिखेगा, तो अगर वहाँ से आगे बढ़े तो आपको क्या लगता है कि छोटे शहर शायद इसका फ़ायदा उठाएं? देखिए, छोटे शहर में जो हमने भी महसूस किया है, जैसे हमारा एक प्रोजेक्ट है अमृतसर में, तो वो प्रोजेक्ट का एक साइज़ काफ़ी बड़ा होता है छोटे शहर में, तो एक रिस्ट्रिक्शन थी बड़ा प्रोजेक्ट करने की, बट मार्केट की टोटल डिमांड बहुत छोटी होती थी। तो इससे एक फ़र्क ये पड़ेगा कि अब FDI डायरेक्टली छोटे शहर में भी जा सकता है जहाँ पे वो छोटा प्रोजेक्ट किया जा सकता है, विच इज़ मैचिंग विद दी सप्लाई एंड डिमांड सिचुएशन देयर। तो ये एक फ़र्क पड़ेगा कि छोटे शहर में अगर निवेश करना हो FDI ने तो वो हो सकता है। गुलाम, अगर FDI की पॉलिसी को देख करके बोलें तो ख़ास तौर पे रियल एस्टेट के नज़रिए से, तो अभी आप क्या कहेंगे कि कुछ लैक्यूने या कुछ खामियां रह गई हैं, कुछ और ज़रूरतें हैं जिससे कि बाहर के इन्वेस्टर्स आकर के पैसा लगाएं, या अब काफ़ी कुछ उसको लिबरलाइज कर दिया गया है? देखिए, सबसे पहले तो हमें हमारे इंडस्ट्री की साख दोबारा बनानी होगी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 9 साल में जो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर पूंजी लगाई है, FDI जो इंडिया में आया है, मेरा ख्याल है शायद ही कोई एक्सेप्शन होगा। बाकी सब का जो काफ़ी सारे लॉसेस उन्होंने उठाए हैं। मान सकते हैं एक तरफ मार्केट कंडीशंस काफ़ी डेट्रीमेंटल थी, मार्केट काफ़ी हद तक गिरी, लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारे लोकल इश्यूज़ हैं उनको पहले हैंडल किया जाना ज़रूरी था। लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लैंड रेगुलेशन एक्ट बहुत ज़रूरी है, रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट बहुत ज़रूरी है, लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है उसके ऊपर काम करना है। तो इस तरह के जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले अगर इनको ठीक से हैंडल किया जाता और उसके बाद FDI ओपन की जाती तो शायद ये सारा जो मसला जो फॉरेन इन्वेस्टर को अब तक पिछले 9 सालों में फेस करना पड़ा हुआ है वो शायद ना होता। तो मेरा ख्याल है अब भी वक्त ज़्यादा नहीं ख़राब हुआ है। हमें कोशिश करनी है कि हमारे जो फंडामेंटल्स हैं उनको सही करें, हमारे जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसको सही करें, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ, और सबसे पहली ज़रूरत यही है कि जो हमारी साख ख़राब हुई है उसको दोबारा बहाल किया जाए। गुलाम, फॉरेन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या कहता है? क्या वो भारतीय रियल एस्टेट बाज़ार में कदम रखना चाहते हैं, या अभी तक आप जिस तरह से बता रहे हैं तो उससे तो मुझे ये लग रहा है कि क्या उनका कॉन्फिडेंस अभी तक बंद पाया है दोबारा? देखिए, वही मैं आपसे कह रहा था थोड़ी देर पहले कि पिछले 9 साल के अगर तजुर्बे को सामने रख के फिर बात की जाए तो शायद ही कोई ऐसा फ़ंड होगा, या शायद ही ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न फॉरेन इन्वेस्टर को दिया है। आज भी मोस्टली रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी हद तक नुकसान में चल रहा है, सारा FDI तकरीबन नुकसान में चल रहा है। तो इस सिचुएशन में ज़रूरत इस बात की है कि सारी चीज़ों को दोबारा चेंज किया जाए। हाँ, मैं मान सकता हूँ आज से 7-8 साल पहले जिस तरह की एक रोज़ी पिक्चर पेंट की गई थी कि 25% प्लस के मुनाफे पर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो वगैरह, तो शायद हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है शायद 15% में मुश्किल से लोगों को मिला होगा प्री टैक्स, और उसके अलावा जो लॉसेज हुए उनको तो भूल ही जाइए। तो ज़रूरत इस बात की है कि दोबारा एक नई शुरुआत की जाए,
एक अच्छा माहौल बनाया जाए जिसमें ये जो सारे रेगुलेशंस हैं, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, वो सारे बैक वक्त एक जगह जमा हों और उसके बाद ही इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एटलीस्ट इंडियन रियल एस्टेट में दोबारा बहाल किया जा सकता है। जी, और विनीत, कई लोगों का ये भी कहना है कि चलिए रियल एस्टेट में अगर एफडीआई आएगा तो उससे उसका फ़ायदा सिर्फ महज रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ही नहीं होता, उससे जुड़ी कई इंडस्ट्रीज़ को हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट आ जाती है, सीमेंट, स्टील, कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको फ़ायदा पहुंच जाता है। क्या आप वाकई में मानते हैं कि ये एफडीआई वाकई में इतना असर और इतना फुटप्रिंट डाल पाता है? देखिए, एफडीआई के आने से ये होता है, आपका निवेश आ गया तो आपके प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ। एंड प्रोजेक्ट्स नॉर्मली एफडीआई प्रोजेक्ट्स कोशिश रहती है टाइम पे चलें, ऑन टाइम रहें, तो इससे बहुत रोज़गार बढ़ता है। और मेरे ख्याल सारी इंडस्ट्रीज़ इतनी एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको सबको बिजनेस मिलता है, सीमेंट, स्टील, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्री हैं ऐसी। बट मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा पहले कि अभी निवेश के लिए मेरे हिसाब से सरकार को ये चाहिए कि आज की डेट में जो इनकम टैक्स है और रिपैट्रिएशन के टाइम पे जब पैसा वापस रिटर्न जाता है उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स और इस तरह के कई टैक्स हैं, तो गवर्नमेंट को अगर एक्चुअली कोई एनकरेजमेंट देना है एफडीआई को, तो मेरे हिसाब से टैक्स में रिलैक्सेशन करना चाहिए, स्पेसिफिकली फॉर एफडीआई जो यहाँ पे निवेश किया है और उन्होंने कंट्री में डेवलपमेंट करी है, अच्छी घर बनाए हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, तो वहाँ पे टैक्स में एक रिलैक्सेशन से एक सिग्नल भी पॉजिटिव जाएगा, गवर्नमेंट का इंटेंट जाएगा, और उससे जो नुकसान की बात हो रही है कि जो आपको मुनाफा होना था उतना नहीं हुआ, कुछ तरीके से उसमें भी एक रिलैक्सेशन मिलेगा। सो दिस इज़ लाइक अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। गुलाम, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि अगर प्लॉट साइज छोटा कर दिया गया है तो शायद इसका फ़ायदा, हालांकि आप कह रहे थे मुंबई और दिल्ली जैसे बाज़ारों को नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं साउथ मुंबई, सेंट्रल दिल्ली को हो जाएगा। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, बात तो है कि ख़ास तौर से साउथ मुंबई में जो प्रोजेक्ट साइज़ है वो बहुत छोटा हुआ करता है तो इसमें मुमकिन है यहाँ पर इस तरह के फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगे, यहाँ पर कुछ प्लॉट्स होंगे। लेकिन मेरा जो कहने का मुद्दा, मेन जो चीज़ मैं आपसे बयान करना चाह रहा था वो ये है कि जो हम अफोर्डेबल हाउसिंग का एंगल ला रहे हैं कि जिसमें 30% अगर आप लाते हो तो उसके आपके बेनिफिट्स वगैरह इंप्रूव हो रहे हैं वगैरह, इस चीज़ को कम से कम साउथ मुंबई या गुड़गांव में कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पर इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसा थोड़ी देर पहले विनीत जी बता रहे थे कि अगर आपने एक हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट बिल्डिंग बना रहे हो, छोटी सी बिल्डिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन उसमें भी अगर आपको 30% सेट असाइड करना है तो डेवलपर के लिए काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी दुश्वारियाँ खड़ी हो जाती हैं। तो इसके चलते कम से कम एटलीस्ट ये दो एक जो लोकेशंस है जो हाई एंड और लग्जरी सेगमेंट को केटर करती हैं, वहाँ पर कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जी बिल्कुल। तो आखिर में विनीत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आइडियली अगर आपको मौका दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप किस तरह का चाहते, ताकि एक कंपनी होने के नाते आप भी चाहेंगे कि अगर इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आएँ तो इसका फ़ायदा कंपनियों को मिले, तो किस तरह के रूल्स और रेगुलेशन होते या किस तरह की लिबरलाइजेशन होती जिससे फ़ायदा होता डेवलपर्स को? देखिए, इसमें हमारे हिसाब से एक गवर्नमेंट का कंसर्न जो एफडीआई से हमेशा रहता है कि एफडीआई पैसा इंडिया में डेवलपमेंट के लिए आना चाहिए, स्पेकुलेशन के लिए नहीं आना चाहिए। तो हमारे हिसाब से उसमें कंट्रोल्स और चेक बैलेंसेस खाली स्पेकुलेशन के होने चाहिए, बाकी कोई नॉर्म नहीं होना चाहिए और उल्टा इंसेंटिव मिलना चाहिए। अगर हम बाहर से लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, मोदी जी का कैंपेन है मेक इन इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, अगर ये चीज़ों को टेक ऑफ करना है तो विदेशी निवेश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके अंदर। उसके बिना कोई चॉइस नहीं है कंट्री के पास, उसके लिए इंसेंटिव देना ज़रूरी है, ना कि रेगुलेशन लगाने की ज़रूरत है उसके ऊपर। जी बिल्कुल। तो गुलाम, आशा कर सकते हैं कि अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स हिंदुस्तान में आने वाले हैं रियल एस्टेट में? देखिए, पिछले 9 साल की जो हिस्ट्री अगर आपने उठा के देखी हो प्रेस नोट 2 के आने के बाद, ये मेरा ख्याल है कुछ 25 बिलियन डॉलर भी नहीं आया है, 23 के आसपास ही रह गया है। तो ये मानना कि बस इस चेंज के वजह से बहुत ज़्यादा पैसा आना शुरू हो जाएगा, मेरा ख्याल है ये अब मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। वक्त बताएगा कितना आएगा, लेकिन शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल स्टेटमेंट नहीं दिखाई दे रहा। और विनीत, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर मान लीजिए आ जाता है, हालांकि गुलाम इतने पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं इसको लेके, लेकिन अगर आ जाता है तो कंज्यूमर पे इसका एंड इफेक्ट क्या हो सकता है? देखिए, कंज्यूमर पे अगर आ जाता है, जैसे मतलब जो पॉलिसी अभी दिख रही है, अभी डिटेल में तो गए नहीं है, इसमें देखे नहीं है नोट, बट अगर हम माने कि एफडीआई इसको टेक ऑन कर लेता है और अफोर्डेबल बनना शुरू हो जाता है 30%, तो नेचुरली सप्लाई बढ़ेगी अफोर्डेबल की, तो लोगों को अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो
कंज्यूमर्स को फ़ायदा होगा अफोर्डेबल में। बाकी बड़े शहरों में जो छोटे प्रोजेक्ट्स कुछ होते हैं जो कैश ट्रैप्ड हैं, उनको एक काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सेंट्रल दिल्ली की हम बात कर रहे हैं या साउथ बॉम्बे की कर रहे हैं, तो वहाँ पे मेरे हिसाब से खाली कुछ कैश ट्रैप्ड ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इससे हेल्प मिलेगी। वहाँ पे अफोर्डेबल आई डोंट थिंक कोई भी उसको यूज़ करेगा, बट वो एरिया कम होने से और निवेश कम होने से उनको शायद थोड़ा बूस्ट मिल सकता है। चलिए, आशा तो यही करते हैं कि पैसा आए, और आए ख़ास तौर पर जो प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं फंड्स की कमी की वजह से, जिसका असर लाखों ख़रीदारों पर पड़ रहा है, जिनकी कमाई अटकी हुई है इन प्रोजेक्ट्स में, उनको ज़रूर इसका फ़ायदा पहुँचे। गुलाम, आप स्टूडियो में आए और विनीता आप आए स्टूडियो में, ये सारी चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कोलकाता के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे क्रिसिल की रेटिंग।